नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों का चैप्टर सेकंड चल रहा है और चैप्टर का नाम है बिलियन। यानी कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं परासरण दाब, आपके 3 प्रकार आप पढ़ लिए हैं। चौथा प्रकार हम लोगों का है परासरण दाब। ये जो प्रकार है अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रकार है, तो चौथा प्रकार है परासरण दाब आपका है। तो आप परासरण दाब को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए परासरण होता क्या है। परासरण आप कहेंगे किसको? यानी कि परासरण का मतलब वह होता है, जैसे मान लीजिए कोई विलायक है, विलायक मतलब जल ही ले लेते हैं, जल को विलायक बोला जाता है। तो जो विलायक है यानी जल के जो अणु हैं उनकी जो सांद्रता है वो कम होती है, और विलयन से यदि मान लीजिए आपका सांद्रता जो है अधिक हो और उसको क्या किया जाए, ये ऐसे झिल्ली में के बीच में रख दिया जाए जिसमें से अपने आप ये जो हैं, जो आपके विलायक के कण हैं और जो विलयन के कण हैं इधर उधर आपके स्वतः प्रवाहित होने लगे, तो उसको बोला जाएगा परासरण कहा जाएगा। यानी कि आप इसकी परिभाषा कहेंगे वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होती है, परासरण कहलाता है। परासरण एक बार फिर से सुनिए, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होता है, परासरण दाब कहलाता है। अब आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा किसको जाएगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसमें विलायक के जो अणु हैं वही केवल उनमें से आप इधर उधर जा सकते हैं, विलय के अणु जो हैं उसको पार नहीं कर सकते। तो इनको आप क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो आपका यहां से परिभाषा होगा कि वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार आने जाने देते हैं परंतु विलय के अणुओं को नहीं जाने देती, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब यह अर्ध पारगम्य झिल्ली कई तरह की होती है। जंतुओं में भी आपका ये अर्ध पारगम्य झिल्ली पाई जाती है। यानी जंतुओं में जंतु झिल्लियां जैसे बकरे का आशय, अंडे की झिल्ली आदि तथा कोसा झिल्लियां मतलब जो कोशिकाएं हैं हम लोगों के शरीर में, वो भी आपकी झिल्ली जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली ही होती है। लेकिन ये जो झिल्लियां हैं ये पूर्ण रूप से आपका अर्ध पारगम्य नहीं होती। तो पूर्ण रूप से जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है वह आपका कॉपर फेरोसाइनाइट है, उसको आपका पूर्ण रूप से आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा गया है। अर्ध पारगम्य जो झिल्ली है यानी कॉपर फेरोसाइनाइट, इसका सूत्र है Cu2FeCN6 और इस झिल्ली को हम लोग पूर्ण रूप से अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। तो ये आप अर्ध पारगम्य झिल्ली के भी बारे में जान गए। अब हम लोग परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब देखिए कहा गया, दाब एक तरह का आपका प्रेशर ही है, यानी कि आपका एक तरफ से इधर उधर से धक्का देने वाले की विशेषता है। तो परासरण दाब कहा किसको जाएगा? यहां पे एक परिभाषा है, विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने पर परासरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। पहला परिभाषा आपका परासरण दाब का है कि विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने पर परासरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। यह आपका परासरण दाब का पहला परिभाषा हो गया। और दूसरा यहां पे देखिए, दूसरे शब्दों में भी इसका परासरण आप दे सकते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से अलग किया गया जो विलयन है, उस विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पे जो अलग से आवश्यक अतिरिक्त दाब लगाया जाएगा जिससे विलायक उस विलयन में प्रवेश न कर पाए, तो उसको आप क्या कहेंगे? जो अतिरिक्त दाब हो, उस अतिरिक्त दाब को ही हम लोग विलयन का परासरण दाब कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिए क्योंकि ये जो है थोड़ा सा आसान है। देखिए आपका एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा
विलायक से जो अलग किया गया विलयन है, उस विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, यानी कि जो विलयन है उस विलयन में से विलायक को यदि हम अलग कर लें तो उस अलग करने के बाद विलायक जो उस विलयन में प्रवेश न करने पाए, तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना हो, अधिक आपको आवश्यक अतिरिक्त दाब लगाना हो। तो यदि वही जो दाब है वही आपका क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। ठीक है, यानी कि आप एक बार फिर से परिभाषा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो ये आपका परासरण दाब हो गया। अब आपका परासरण दाब के कुछ नियम हैं। परासरण दाब के कौन कौन से नियम हैं? तो वैद्युत अन अपघट्यों के लिए जो परासरण दाब के नियम हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला परासरण दाब का जो नियम है वो क्या है, बायल वांट हाफ नियम। यानी इसका जो परिभाषा आप कहेंगे क्या, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके आयतन V के व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी P व्युत क्रमानुपाती 1/V और आपका स्थिर ताप यानी टेम्परेचर जो है आपका स्थिर होगा और उस टेम्परेचर के स्थिर रहने पर जो विलयन का परासरण दाब है उसके आयतन के क्या होगा, व्युत क्रमानुपाती होगा। या आप कह सकते हैं उसके सांद्रता के अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं, क्योंकि आपका सांद्रता जो होता है आयतन के अपोजिट होता है, तो C बराबर 1/V होता है। तो आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। या आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं जो आपको लिख के बताया गया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन V के अनुक्रमानुपाती हो, P अनुक्रमानुपाती 1/V। उसके बाद इस कांस्टेंट टर्म को आप हटाएंगे तो आप कोई ना कोई टर्म लगाएंगे कांस्टेंट टर्म, तो क्या लगाएंगे, तो हम लोग का हो जाएगा P बराबर K इंटू 1/V, जहां K क्या है, एक स्थिरांक है। तो इस V को आप इधर करेंगे तो PV बराबर K और K आपका स्थिरांक हो गया। तो ये आपका नियम निकल गया। अब दूसरा चार्ल्स वांट हाफ नियम। अब इस चार्ल्स वांट हाफ नियम की जो परिभाषा क्या है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब या स्थिर आयतन पर भी बोल सकते हैं, किसी विलयन का परासरण दाब परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। तो P अनुक्रमानुपाती T के और स्थिर आयतन पर, तो P बराबर अनुक्रमानुपाती वाले चिन्ह को यदि हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे K डैश लगाएंगे क्योंकि इसके पहले आप K लगा चुके हैं, तो K डैश इंटू T हो जाएगा। T को इधर करेंगे तो P/T बराबर K डैश, ये अब भी आपका स्थिरांक है, दूसरा भी निकल गया। अब आपका तनु विलयनों की वांट हाफ समीकरण आपको निकालना है। तो वांट हाफ समीकरण विलयन की परासरण दाब आयतन तथा ताप में कुछ संबंध आपका निकलेगा। तो संबंध क्या होगा, बायल वांट हाफ नियम के अनुसार PV बराबर K एक तरह का एक स्थिरांक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर आप चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार P/T बराबर इस K डैश और ये भी एक तरह का स्थिरांक, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम लोग वांट हाफ समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो PV/T बराबर K/K डैश, और ये दोनों स्थिरांक है इसलिए दोनों को मिला के एक स्थिरांक मान लिया जा रहा है। तो PV/T बराबर R हो जाएगा, ये आपका स्थिरांक है, और PV बराबर आपका ये T इधर जाएगा तो RT हो जाएगा। अब आपका यदि विलयन के भी लीटर में विलेय के स्मॉल n मोल आपके उपस्थित हो तो आपका समीकरण क्या होगा, PV बराबर NRT, और यह समीकरण जो है विलयन समीकरण कहलाएगा। और यहाँ पे n जो है आपका मोलों की संख्या है और R जो है आपका गैस स्थिरांक है, इसकी वैल्यू आपको पहले ही बताया गया है कि 0.0821 या 3 भी मान सकते हैं, ये आपका इसका मान होता है। बाकी के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग का समपरासारी विलयन क्या होगा। समपरासारी, देखिए आपका जो परिभाषा है उस परिभाषा से ही कुछ परिभाषाएं स्पष्ट हो रही। समपरासारी मतलब समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। यानी समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। अब विद्युत अन अपघट्यों के समपरासारी विलयनों की जो मोलर सांद्रताएं होती हैं
वह समान होती है। मोलर सांद्रता का मतलब अणु भार जो है आपका समान होता है। यदि दो वैद्युत अनअपघट्यों जैसे ए और बी के समपरासारी विलीनों की मोलर सांद्रताएं जो है आपका क्रमशः एन ए बटे भी ए और एन बी बटे भी बी हो तो आपका क्या हो जाएगा, तो एन ए बटे भी ए बराबर एन बी बटे भी बी हो जाएगा। और इसको हम लोग डब्ल्यू बटे एम लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू ए बटे एम ए और भी ए तो नीचे रहेगा ही बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे इंटू भी बी। क्योंकि ये जो फार्मूला है इस फार्मूले की सहायता से आपको क्वेश्चन जो है मिलेगा, सॉल्व करना होगा। तो इस फार्मूले की सहायता से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब उसके बाद समदाबी विलयन, यानी समदाबी विलयन किसको कहा जाएगा, समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। और समपरासारी विलयन जो है समदाबी भी हो सकते हैं। तो समपरासारी में समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होंगे उन्हें समपरासारी, और समदाबी में जिसमें वाष्प दाब जो है समान होगा उसको समदाबी विलयन कहेंगे। अब आपका अति परासारी विलयन, यानी आपका इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। जैसे समान ताप है और उसमें से दो आपके विलयन हैं, उन दोनों विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे अति परासारी, और जिसका दाब कम होगा उसे अल्प परासारी विलयन कहेंगे। तो यहां पे अल्प परासारी की जो परिभाषा है देखिए वही परिभाषा है, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। तो अति परासारी और अल्प परासारी में अंतर थोड़ा सा ये है कि अति परासारी में परासरण दाब अधिक होगा और अल्प परासारी में जो परासरण दाब है वो कम होगा। तो दो विलयन होंगे, उस दोनों विलयन में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे अति परासारी विलयन और जिसका कम होगा उसे अल्प परासारी विलयन कहेंगे। तो ये हम लोगों का परिभाषा हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।